इसमें ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं हाथ रखूँगी तो वो आगे भाग जाएगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स and all my dear friend, myself Meenakshi Singh, Commerce Department, under the supervision of Dr. Satish Chand Pant sir, HOD of Commerce Department. Okay? So मेरा जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग की एक पीपीटी हो चुकी है बट कोशिश करी जाएगी कुछ एडिशनल लाया जाए। ठीक है, तो सैम्पलिंग में हम क्या कवर करेंगे, हम मीनिंग कवर करेंगे और उसके वेरियस टाइप्स को कवर करेंगे। ये पीपीटी आपको बताएगी या ये स्लाइड आपको ये बता रही है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बेसिकली। तो पहला मेरा इंट्रोडक्शन होगा, दैट कुछ उससे जुड़े हुए टर्म्स होंगे सैम्पलिंग से रिलेटेड, देन सैम्पलिंग के टाइप्स होंगे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन डिफरेंस चार्ट मैंने एक रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड किस तरीके से डिफरेंट है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग से। देखो सैम्पलिंग से पहले इंपॉर्टेंट है सैम्पल समझ लेते हैं क्योंकि सैम्पलिंग प्रोसेस है। तो सैम्पल क्या होता है कि एक हमारी बड़ी सी पॉपुलेशन है जिसमें मेरा इंटरेस्ट लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस है, बट उस टारगेट ऑडियंस को स्टडी कर पाना कॉम्प्लेक्स है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसमें से एक पोर्शन निकालती हूँ, बट ये कोशिश करती हूँ कि पोर्शन इतना इनफ होना चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। बट जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने की पॉपुलेशन से सैम्पल की, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्रक्स लिख रखा है कि जो बिग पॉपुलेशन है जिसमें मेरा इंटरेस्ट लाई करता है दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, फिर उसमें से स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप जो है दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल, और जो प्रोसेस है उस स्मॉल ग्रुप को लेने की दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। अब यहाँ पे मैंने उस टर्म्स को थोड़ा डिफाइन कर दिया है कि जो मेरी पॉपुलेशन है वो एक एंटायर ग्रुप है जिसको मैं स्टडी करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि एक होल एरिया है जिसमें 500 घर हैं। ठीक है, अब जब मैं पॉपुलेशन बोलूँगी तो उसमें ऐसे घर भी आ जाएंगे जिसमें कोई रहता है और कुछ घर ऐसे भी होंगे जिसमें कोई नहीं रहता। इट मीन्स इसमें असेसेबल और नॉन असेसेबल ऑडियंस दोनों आ जा रही है, राइट। फिर मैं आती हूँ सैम्पलिंग फ्रेम पे। अब सैम्पलिंग फ्रेम में 300 हाउसेज लिखे हैं मैंने। इट मीन्स ये वो घर हैं जिसमें कोई रहता है जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इट मीन्स 200 घर ऐसे थे जिसमें कोई नहीं रहता है या फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न से। देन आता है आपका सैम्पल उस 300 में से। इट मीन्स ये जो 300 हाउसेज हैं इसमें से आपने 150 हाउसेज जो ले लिए एज अ सैम्पल ले लिए, ठीक है, जिसको आप रीच कर सकते हो, जिससे डेटा लेना आपके लिए ईजी है। देन आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाम समझ आ रहा है, रैंडम सैम्पलिंग। इट मीन्स रैंडमली सैम्पल यूनिट्स ली जा रही है, सारी सैम्पल यूनिट्स मिलकर के एक सैम्पल बना रहे हैं। तो लिखा है इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उनके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सेलेक्ट होने की एज अ सैम्पल। कहता है ये रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ अनबायस्ड हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पे नहीं आ रहा। फिर कहता है कि आपका जो यहाँ पे सैम्पल होता है वो ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से लेते हो तो वो इनफली आपका क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन को। अब इसमें मैंने कुछ टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफाइन किए हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाम से समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, रैंडमली पॉपुलेशन से कुछ सैम्पल यूनिट्स निकालती हूँ और कंबाइंडली उसको सैम्पल मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हम 43 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, राइट। मैंने सबके नाम एक चिट पे लिखे और मैंने एक जार में डाल दिए। अब हर इंडिविजुअल के नाम के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। हो सकता है मुस्कान का नाम सेलेक्ट हो जाए जब मैं हाथ डालूं या फिर विवेक का हो जाए। तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो एज अ सैम्पल यूनिट सेलेक्ट हो जाए। देन आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में वर्ड नाम से समझ आ रहा है सिस्टमैटिक, राइट। ये कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, जब पॉपुलेशन डेफिनेट होती है। इट मीन्स पॉपुलेशन आपको पता है कि कितनी है। तो यहाँ पे अब जब ये सिस्टमैटिक है तो फिर रैंडम सैम्पलिंग कैसे, तो वो कहता है कि जो पहली यूनिट जब आप सैम्पल की ले रहे हो वो आपकी रैंडमली पिक हो रही है, बट उसके बाद जितनी भी यूनिट्स आप पिक कर रहे हो उसमें एक पैटर्न है, उसमें एक सीक्वेंस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 100 सैम्पल है मेरा, उसमें से मैंने रैंडमली सेकेंड आइटम को एज अ सैम्पल यूनिट ले लिया। उसके बाद मैंने ये माना कि मैं हर सेकेंड यूनिट को एज अ सैम्पल यूनिट लूँगी। तो फिर सेकेंड आइटम क्या होगा आपका 4, फिर देन 6, देन 8, इस तरीके से एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा।
देन आता है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन होती है एट फर्स्ट वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होती है, बट आप उसको क्या करते हो फिर होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हो। इट मीन्स होमोजीनियस में कन्वर्ट कैसे करते हो, कॉमन ट्रेट के बेसिस पे, एक कॉमन बेस लेते हो, उसके बेसिस पे आप सब ग्रुप्स डिवाइड करते हो और उसको आप स्ट्रेटा कहते हो। बट इसको मैं आगे स्लाइड पे डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाने वाली हूँ, तो फिर उसको मैं कंसीडर नहीं कर रही। फिर आता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसमें ऑलरेडी नेचुरली फॉर्म्ड क्लस्टर्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, जिसको आप एक पूरा का पूरा एज अ सैंपल ले लेते हैं। देन आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये अपोजिट हो जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, इट मीन्स यहाँ पे हर मेंबर इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं रखता कि वो एज अ सैंपल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। बट अगर वो इक्वली प्रोबेबिलिटी नहीं रखता तो फिर सिलेक्शन होता कैसे है, तो वो कहता है सिलेक्शन टोटली किस पे बेस्ड है, रिसर्चर के जजमेंट पे बेस्ड है, उसके कन्वीनियंस पे बेस्ड है, अवेबिलिटी पे बेस्ड है, प्योर रैंडम तो नहीं है। अब इसके कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जिसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, हैप्पैज़ार्ड भी कहते हैं, या ग्रैब सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखता है। इट मीन्स जो उसके लिए रीच करना ईजी होता है वो उसको एज अ सैम्पल यूनिट अपनी रिसर्च का पार्ट बना देता है। देन आता है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको हम डायमेंशनल भी बोलते हैं या पर्पोजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर को अपना पर्पस पता है, राइट, उसे अपना पर्पस पता है और उस पर्पस पे फोकस करते हुए ही वो अपनी सैम्पल यूनिट्स को सेलेक्ट करता है। देन आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको हम नेटवर्क सैम्पलिंग या चेन सैम्पलिंग कहते हैं। ये तब अप्लाई होती है जब पॉपुलेशन को रीच करना हार्ड होता है या डिफ़िकल्ट होता है, तो हम कोशिश करते हैं, हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, तो हम चेन को पकड़ते हैं, कि स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ते हैं और वो फिर आगे दो इंडिविजुअल या इस तरीके के यूनिट्स का नाम देता है, फिर उनसे अगेन इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो एक काइंड ऑफ चेन देखने को मिलती है। फिर आता है आपका कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास वैसे बहुत सारे मेथड हैं अपना सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करने के, बट जब आपको सैम्पल साइज़ पता चल जाता है तो आप प्रीडिटरमाइन कर लेते हो कि मैं कितना प्रपोर्शन लेकर के चलूँगी और उसी के अकॉर्डिंग सैम्पल बिल्ड होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सैम्पल साइज़ निकल कर आया 100, तो 100 में मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि उस 100 जो सैम्पल है उसमें 50% में जो डेटा है वो फीमेल से लूँगी और 50 मेल से लूँगी। इस तरीके से मेरा सैम्पल बिल्ड होगा। फिर एक आती है आपकी वॉलंटरली रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। इट मीन्स रिसर्चर किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है कि तुम मेरी स्टडी का पार्ट बनो, इवन पार्टिसिपेंट खुद से आकर के बोल रहा है कि मैं वॉलंटरली तुम्हारी रिसर्च का पार्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब जो मैंने कहा था कि मैंने एक डिफरेंस बना रखा है, तो उसको समझ लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस इन नेचर है। हेट्रोजीनियस है ना, मेल है, फीमेल भी है और चिल्ड्रन भी है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसको क्या करा आपने, कॉमन बेस पे या हम कह सकते हैं कॉमन ट्रेड के बेसिस पे क्या करें, सब ग्रुप्स बना दिए। अब जब मैंने मेल का एक स्ट्रेटा बनाया तो उसके अंदर सारे मेल्स हैं, कोई फीमेल नहीं है। जब मैंने फीमेल का बनाया तो उसमें सिर्फ फीमेल्स हैं। जब मैंने चिल्ड्रन का बनाया उसमें सिर्फ चिल्ड्रंस हैं। अब रिसर्चर जब सैंपल लेगा तो वो अगर से मेल का कोई सैंपल यूनिट लेना है तो वो यहाँ से लेगा, चिल्ड्रन का अगर से लेना है तो वो यहाँ से लेगा, इस स्ट्रेटा से लेगा, और फीमेल का इस स्ट्रेटा से लेगा, राइट। दो एलिमेंट ऊपर लिखे हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या बोलना चाह रहा है वो, होमोजीनियस विद इन द ग्रुप। अब ये वाले ग्रुप को देखो, इसमें सारे होमोजीनियस है, इट मीन सारे मेल्स हैं अगर आप विद इन द ग्रुप देखोगे, राइट। बट अगर आप बिटवीन द ग्रुप देखोगे तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनिटी लाई कर रही है। अब आ जाओ लास्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें नेचुरली फॉर्म्ड क्लस्टर्स हैं। इट मीन्स जैसे कि क्लस्टर 1 मेल फीमेल चिल्ड्रन, मेल फीमेल चिल्ड्रन, सेकेंड क्लस्टर एंड थर्ड क्लस्टर, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब आप चाहो तो आप क्लस्टर 1 को एज पूरा का पूरा होल सैंपल ले सकते हो फॉर रिसर्च पर्पस, बट ड्रॉबैक ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। थैंक यू इतना सुनने के लिए, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? जी सर।
इंटरनेशनल लेवल पे जो सैंपल का साइज हम अपने आप डिसाइड करते हैं तो फिक्स है? सर वो डिपेंड करता है कि अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है तो वो मेंशन्ड होता है, अगर मेंशन नहीं है तो फिर उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग फार्मूलेज हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं। कोई बताओ ना, कोई एग्जाम्पल को दिए रिलेटेड कुछ उस तरह का, आपने 20 का ले लिया सैंपल है, 50 का सैंपल है, 200 का सैंपल है, तो कौन सा रिलायबल क्या है? सर मेरे जितना मैंने स्टडी करा है उस हिसाब